लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीलर तक की डेफिनेशन देख ली थी ना, सीएसटी में डीलर की डेफिनेशन देख ली थी। एक लाइन की डेफिनेशन है आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस, ये प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? नॉर्मली हम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस वो जगह है जहां से मैंने अपना बिजनेस किया, ठीक है ना। प्रॉब्लम उस समय आती है जब मैं कई स्टेट से बिजनेस हैंडल करता हूं, यूपी से भी सामान बेचा, दिल्ली से भी सामान बेचा, एमपी से भी सामान बेचा, तो मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होंगे, है ना प्रॉब्लम। दो लाइन की डेफिनेशन है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स in any case when a dealer carries on a business through an agent। अच्छा, यानी प्लेस ऑफ बिजनेस में शामिल है एक ऐसा बिजनेस का प्लेस जहां पर डीलर अपने एजेंट के थ्रू भी सामान खरीदता और बेचता है। अच्छा, वॉट एवर नेम कॉल्ड, तो एजेंट का बिजनेस, a warehouse, godown or other place where a dealer stores his goods, ऐसी जगह जहां पर डीलर अपना सामान स्टोर करता है, गोडाउन। तीसरा, अ प्लेस वेयर डीलर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इन टोटालिटी अगर हम कॉमन सेंस से समझें तो प्लेस ऑफ बिजनेस तीन बताए गए। पहला प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर हमारा गोडाउन या वेयर हाउस है। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तीसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से हमारा एजेंट अपना बिजनेस चलाता है, तो प्लेस ऑफ एजेंट, हाँ या ना। ये तीन हैं हमारे प्लेस ऑफ बिजनेस। सर, हमने आपने आते ही बोला जहां से हम डीलिंग करते हैं, जहां से हम सामान खरीदते और बेचते हैं, ये वही तो है गोडाउन। आखिर गोडाउन से ही तो सामान निकलता है बेचने के लिए। दिस इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक, जहां आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, दिस इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक, जहां से आपका एजेंट अपना बिजनेस चलाता है या डील करता है सामान को खरीदने और बेचने का, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? ये कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, चल सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक जगह छोड़ा था आपको कि दो तरह की इंटर स्टेट सेल्स हो सकती है, यही तो छोड़ा था कि दो तरह की हमारी इंटर स्टेट सेल्स हो सकती है। एक तो डायरेक्ट इंटर स्टेट सेल्स होता है और दूसरा ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर? मैंने इंटर स्टेट ट्रेड को दो पार्ट में बांटा था। पहला था डायरेक्ट इंटर स्टेट सेल्स और दूसरा था ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। यही तो था। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। पहला केस ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है, कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। ये मिस्टर एक्स है, कानपुर का, मिस्टर वाई है, कानपुर का। मिस्टर जेड है दिल्ली का। चाहे ये मिस्टर वाई का एजेंट हो, चलो मारो गोली, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना ला करके। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को कहा, है तो दोनों एक ही स्टेट पे,
कि सामान मिस्टर जेड को बेचो, जो कहां पे है, दिल्ली। ये फैक्ट्री प्लेस है, फैक्ट्री ऑफ वाई, ठीक है ना, वाई की फैक्ट्री है। इसने इंस्ट्रक्शन दिया, वाई ने एक्स को कहा कि मेरी फैक्ट्री में सामान भेजो। अब एक बात बताओ, क्या ये इंटरस्टेट ट्रेड है या नहीं? क्या ये इंटरस्टेट ट्रेड है? क्योंकि दोनों मालिक कहां रहते हैं, कानपुर में, या दोनों मालिक यूपी के ही रहने वाले हैं। तो बताओ क्या ये इंटरस्टेट ट्रेड है? बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हमें इससे मतलब नहीं होता कि मालिक कहां रहता है, हमें इससे मतलब होता है कि सामान कंज्यूम कहां होगा। हमें इससे मतलब होता है कि सामान कंज्यूम कहां होगा, तो कंज्यूम कहां होगा, और सामान का मूवमेंट हो चुका है, यानी सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट के मूवमेंट में है। इज इट क्लियर? सामान एक स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में जाएगा। इट इज अ इंटर स्टेट ट्रेड। क्लियर? पक्की बात है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को टेलीफोनिक कॉल करके बोला, क्या करके बोला, कि हमें सामान बेचो। कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, केवल फोन पर बोल दिया सामान बेचो या सामान भेजो, और मिस्टर एक्स ने उसके टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सामान रिलीज कर दिया यूपी से दिल्ली में। क्या ये इंटर स्टेट ट्रेड है? क्या ये इंटर स्टेट ट्रेड है? बट ऑब्वियस है, ये इंटर स्टेट ट्रेड है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थोड़ा केस उल्टा ले लेते हैं। ये लखनऊ है और ये दिल्ली है। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला कि सामान कहां भेज दो, लखनऊ में भेज दो। क्या ये इंटर स्टेट ट्रेड है? नहीं, क्योंकि सामान कानपुर से चला और लखनऊ में गया, एक ही स्टेट में रहा। दिस इज नॉट अ केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इज इट क्लियर? पक्की बात है। ये आपका था डायरेक्ट इंटर स्टेट ट्रेड, फर्स्ट केस। और जरा देखें कितनी अच्छी तरह से ये तीनों एग्जाम्पल आपके बुक में दिए भी हुए। जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर बनाए, ये वही एग्जाम्पल्स। क्लियर है? पक्की बात है, इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा। प्रॉब्लम आती है किस केस में? ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते तुम लोग को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बारे में बता दिया था। 4 तरीकों से हम गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, कहीं पर भी। पहला, थ्रू बाई रोड, तो यहां पर लॉरी रिसीट होती है, हाँ या ना? बाय एयर, एयरवेज बिल होता है। बाय शिप, बिल ऑफ लैंडिंग होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। और बाय रेल, रेलवे रिसीट। ये 4 हमारे होते हैं जिनके थ्रू हम सामान एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा, सामान दूंगा, रेलवे हमें एक डॉक्यूमेंट देगी जो प्रूफ होगा कि मैंने सामान हैंडओवर कर दिया है रेलवे को कहीं भेजने के लिए। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज रेलवे रिसीट।
द सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इफ वी गॉट फ्रॉम द एयरलाइंस वगैरह, तो उसको हम कहेंगे भाई एयरपोर्ट पे जाओगे सामान दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे एयरवेज बिल। शिप में अगर सामान लोड करवाओगे तो बिल ऑफ लेडिंग मतलब दोगे तो, और रोड के थ्रू और लॉरी रिसीट। इज इट क्लियर? इन चारों को बोला गया है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, जरा ढंग से सुनना। मिस्टर एक्स है, मिस्टर ये सूरत का है, सूरत यानी गुजरात। इसने सामान भेजा मिस्टर वाई को मुंबई में, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो गुजरात और मुंबई के बीच यानी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। बाई रोड सामान जाता है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है और इसमें क्या था? इसमें यह था कि जिसको सामान दिया जा रहा है रिसिपिएंट भी सामान का वही है, लेकिन अब हम बेचने की बात कर रहे हैं कि सामान बिक गया रास्ते में। कैसे? जब ये मिस्टर एक्स को मिला रेलवे रिसीट, क्या मिला? सामान बुक करवा दिया, ऑर्डर मिला, दिस इज नॉट योर इंटर स्टेट ट्रेड। सामान को ट्रक में लोड किया गया कि सामान को ले जाओ रेलवे स्टेशन तक, दिस इज नॉट योर इंटर स्टेट ट्रेड। सामान रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया, अगेन दिस इज नॉट योर इंटर स्टेट ट्रेड। सामान जैसे ही रेलवे के हाथ में दिया गया और उस वहां से ले लिया गया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, या ये कह सकते हो रेलवे रिसीट, मूवमेंट स्टार्ट, सेल नहीं, मूवमेंट स्टार्ट। मूवमेंट क्या हो गया? सामान का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हम इसकी बात नहीं कर रहे, यहां तो जिसने ऑर्डर दिया था सामान उसके लिए निकल गया, दिस इज योर सेल। टेलीफोनिक ही उसने कहा था सामान भेज दिया अपनी ट्रक से, दिस इज योर सेल। हां, अभी हम आएंगे उस पर फिर से, लेकिन यहां पर जो मैं बताना जा रहा हूं वो है केवल ट्रांसफर ऑफ गुड्स थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सामान रेलवे के पास पहुंच गया, मूवमेंट स्टार्ट, मूवमेंट कमेंस हो गया। सामान यहां पहुंचा, कहां पे? मुंबई स्टेशन पे। मिस्टर वाई के पास तब तक इसने ये रेलवे रिसीट भेज दी पोस्ट के थ्रू, हाँ या ना? अब मिस्टर वाई के हाथ में क्या है? रेलवे रिसीट। ये दौड़ा दौड़ा जाएगा मुंबई स्टेशन पे और वहां से अपना सामान रिलीज करवा लेगा। लेकिन अगर मिस्टर वाई चाहे तो वो पेपर मिस्टर जेड को हैंडओवर कर सकता है। किसको? और मिस्टर जेड मुंबई स्टेशन से जाकर के अपना सामान रिलीज करवा सकता है। तो ये सेल किसके किसके बीच में हो गई? वाई टू जेड के बीच में भी सेल हो गई। किससे? थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इज इट क्लियर? हाँ या ना? जरूरी नहीं कि हम मुंबई के ही बिजनेसमैन को सामान बेचें, हम किसी दूसरे बंदे को भी सामान बेच सकते हैं जब तक वो सामान मूवमेंट में रहेगा, क्योंकि मूवमेंट उसी समय स्टार्ट हो गया जैसे ही सूरत स्टेशन में सामान बुक हुआ, और मूवमेंट टर्मिनेट तब माना जाएगा जब वो रेलवे रिसीट वापस रेलवे के हाथ में आ जाए और सामान निकलवा लिया जाए, और उसको कहा जाएगा मूवमेंट टर्मिनेट्स। क्या बोला जाएगा? मूवमेंट टर्मिनेट्स। तो मूवमेंट कमेंस और मूवमेंट टर्मिनेट के अंदर अंदर हम कितनी बार भी चाहे सामान को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इज इट क्लियर? अच्छा सर, आते हैं वापस डायरेक्ट सेल्स पर, और जरा ढंग से देखें, ये एक चार्ट बना है बड़ा प्यारा, है ना? इसमें कुछ लिखा है डायरेक्ट सेल के थ्रू, डायरेक्ट सेल के लिए। अब तुम लोग को फर्क समझ में आएगा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सेल करना और डायरेक्ट सेल में क्या फर्क है। मैं पढ़ता हूं।
द स्टिपुलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जरूरी नहीं कि सामने वाले ने हमें फोन करके बोला कि सामान कानपुर से दिल्ली में सामान भेजो और मैं कानपुर रहता हूं। यहां बिजनेसमैन ने कॉल किया कि सामान भेजो, उसने एक्सप्रेस नहीं किया कहां, लेकिन मुझे मालूम है कहां। इज इट क्लियर? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। द स्टिपुलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट में बी ईदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। It is immaterial in which state the ownership of the goods is passed on to the buyer। ये बिल्कुल बेकार की बात है कि किस स्टेट में ओनरशिप जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सामान किस स्टेट में पहुंचेगा। मेरी बात समझ गए? वर्ड साफ साफ लिखा है, इट इज इमैटेरियल, ये बिल्कुल बेकार की बात है, इन विच स्टेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज पास्ड ऑन टू द बायर। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, कानपुर के ही एक बंदा, दूसरा भी कानपुर का, लेकिन कानपुर वाले ने कहा मेरी फैक्ट्री है मुंबई में, वहां सामान भेजो, मेरी फैक्ट्री है दिल्ली में, वहां सामान भेजो। इंटरस्टेट ट्रेड हो गया, भले ही मालिक दोनों यूपी के ही रहने वाले। अच्छा, मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड बी इंसिडेंट ऑफ सेल। ऐसा मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल के कारण हुआ हो। किसके कारण हुआ हो? एंड शुड बी नेसेसिटेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, दस इट मस्ट बी इंटरलिंक्ड विद द सेल्स ऑफ गुड्स। तो सर क्या कोई ऐसा भी केस हो सकता है क्या कि सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए और सेल ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हमने अपना स्टॉक ट्रांसफर किया है, मेरी फैक्ट्री कानपुर में भी है और मेरी ऑफिस दिल्ली में भी है। मैंने सामान फैक्ट्री से कानपुर दिल्ली में भेजा, कानपुर से दिल्ली में भेजा, बेचा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ही नहीं, मैंने केवल सामान भेजा है। दिस इज नॉट ड्यू टू द सेल ऑफ गुड्स, द मूवमेंट हैज नॉट बीन डन ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? उसको हम सेल नहीं मान सकते। तो सर सामान ऐसे कैसे प्रूफ होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया और बिका नहीं? उसके लिए जब आप ये ट्रांसफर पढ़ लेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा इंटर स्टेट ट्रांसफर, स्टॉक, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, वो भी पढ़ेंगे। तो मूवमेंट होता है, स्टॉक ट्रांसफर में भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो दैट इज नॉट ड्यू टू और नॉट एसोसिएटेड और विद हैविंग द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के कारण नहीं होता। क्लियर? अच्छा, यानी कि डायरेक्ट सेल्स में पहली चीज बायर कहां का है, कोई मतलब नहीं है, ओनरशिप कहां की है, कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान का मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज एनफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के थ्रू एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में मूवमेंट होना चाहिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज इमैटेरियल। आप रेलवे से भेज रहे हो, शिप से भेजो, एयर से भेजो या रोड से भेजो, बिल्कुल बेकार की बात है, किसी भी तरह से आप भेज सकते हो। एंड द लास्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स एंड द गुड्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। नहीं समझ में आएगा फिलहाल थोड़ी देर तक। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। तो सर अब जरा इनडायरेक्ट यानी कि ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बता दीजिए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने बता दिए, 4 होते हैं। उसके नीचे देखें, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा चुके। ये होते हैं बिल ऑफ लैडिंग, एयरवेज बिल, लॉरी रिसीट, फलाना एंड ढिमाका। पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से ये आपको समझाएंगे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू सेल क्या होती है। पहला ढंग से देखेंगे, ये आपको बताएगा मूवमेंट और टर्मिनेट्स का क्या मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 1 केवल बताएगा मूवमेंट एंड टर्मिनेट्स, कि मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेशन कहां हुआ। राम, अ डीलर इन हरियाणा, गॉट एन ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स इन यूपी, यानी हरियाणा के बंदे को यूपी पे सामान बेचना है। ही सेंट द गुड्स फ्रॉम हरियाणा टू यूपी बाय रेल।
In this case, movement of goods commenced at the time when the goods were handed over to the railway booking office at Haryana for the transportation to UP. यही तो बताया मैंने. The movement of goods would be deemed to continue. Movement start और continue होगा even if the goods reach UP. सामान यूपी में आ गया लेकिन अभी भी वो मूवमेंट में है, रेलवे स्टेशन पर रखा है यूपी के, लेकिन अभी भी वो मूवमेंट में है क्योंकि अभी तक उसको रेलवे स्टेशन से निकाला नहीं गया है, यानी रेलवे को अपनी रिसीट वापस चाहिए. अच्छा, एंड वे आर लाइंग इन द पोजीशन ऑफ द रेलवे. पक्की बात है ना. Movement would be deemed to be terminated only at the time when delivery was actually taken at UP on submission of the railway receipt. अब कहानी क्लियर है बिल्कुल. यानी इस एग्जाम्पल ने हमको केवल इतना ही बताया कि मूवमेंट कब स्टार्ट होता है और मूवमेंट कब टर्मिनेट्स होता है, दैट्स इट. इसने हमको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया कि ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, एंड दैट इज गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 2. अब वो भी मैंने बता दिया आपको. देखा जाए क्या है, ढंग से सुनना. बता दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है. बी है और ये ए है और ये आपका केरला की पार्टी है. बी है, ए है, केरला की पार्टी है. बी ने ए प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन बी. ए ने बी को ऑर्डर दिया. ए रहने वाला कैलकाटा का, बी भी रहने वाला कैलकाटा का. अरे ए भी कैलकाटा का, बी भी कैलकाटा का. ए ने बी को ऑर्डर दिया. क्या ऑर्डर दिया? फॉर सर्टेन जूट गुड्स एंड इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द सेम टू सी इन कैलकाटा. अब ए को सामान चाहिए, अब बी को तो सामान बेचना है, तो बी ने ए से कहा सामान भेजवा दूं, तो ए ने कहा यहां मत भेजना कैलकाटा में, सामान सीधे अपनी फैक्ट्री से निकालना और केरला भेज देना. तो बी ने कहा कि ठीक. बी ने केरला सामान भेज दिया, ढंग से सुनना, लेकिन जो शिपिंग एड्रेस दी, जब तुम लोग ऑनलाइन ट्रेड करते हो या कुछ करते हो तो तुम लोग को जो इनवॉइस मिलता है, ढंग से देखना कैसे मिलता है. सेल करते हैं ये बिजनेसमैन का नाम जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका नाम पता सब लिखा होगा, टिन नंबर वगैरह. वो लिखेगा किसको सामान बेचा, यानी मेरा नाम लिखेगा, मैंने जिससे सामान खरीदा उसका डिटेल, और 2 किसको सर्व करेगा, हमको कर रहा है. यानी अब इस सामान पर ओनरशिप किसकी, ये ओनर का नाम होता है कि सामान है किसका. लेकिन मैं चाहता कहां हूं सामान जहां पहुंचना है, तो कभी कभी इसको 2 पार्ट में तोड़ा जाता है और यहां पर लिखा जाता है शिपिंग एड्रेस. समझे मेरी बात? शिपिंग का मतलब ये शिप मत समझना, शिपिंग का मतलब कहां सामान भेजना है. तो सामान हो सकता है मैं यूपी का हूं लेकिन सामान मैं एमपी में मंगवाऊं, हो सकता है ना, क्योंकि मैं कंपनी से बोलूंगा बिल मेरे पास आना चाहिए लेकिन सामान वहां जाना चाहिए, तो इसको कहते हैं शिपिंग एड्रेस. अगर दोनों में अंतर हो, तुम लोग सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हो, सीएमए इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हो, इंस्टीट्यूट आपसे पूछती है आप रहने वाले कहाँ के हो, परमानेंट एड्रेस, और उसके नीचे पूछती है कम्युनिकेशन एड्रेस. तो वो शिपिंग एड्रेस हुआ ना, कि अगर आपको बुक्स हम भेजें तो कहाँ भेजें, आपके घर पर भेजें या जहाँ आप रह रहे हो वहाँ भेजें. आप रहने वाले हो सूरत के, पढ़ाई करते हो दिल्ली में, तो आप परमानेंट एड्रेस दोगे सूरत की, लेकिन कम्युनिकेशन एड्रेस दोगे दिल्ली की. इज इट क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पर भी, पक्की बात है ना. तो यहाँ पर कोलकाता के बंदे ने कोलकाता के बंदे से बोला कि सामान तुम मेरा कहाँ पहुँचा दो, केरला. ये दोनों कोलकाता के, और ये कहाँ का है, केरला. तो मालिक तो ये है लेकिन सामान कहाँ जाएगा, केरला. अब जरा सोचो, कोलकाता वाले ने तुरंत पेपर बनाया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, यानी इसको अगर रेलवे रिसीट मिली उसने इसको दे दिया. सामान रेलवे वाला लेकर वहां पहुंचकर बैठा है, तब तक रेलवे रिसीट इसने क्या किया, उसको पोस्ट कर दी. बात समझ में आई? ये उस रेलवे रिसीट को लेकर दौड़ा दौड़ा जाएगा, सामान निकाल लेगा अपना. अब क्लियर है? पक्की बात है ना? तो सुन लो,
अब हो सकता है ये केरला वाला इसकी ऑफिस हो सकता है केरला वाला इसका कस्टमर हो, दोनों हो सकता है, पक्की बात है ना। लेकिन सामान डायरेक्ट सेल हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो कहा गया ए प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन बी फॉर सर्टेन जूट गुड्स एंड इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द सेम टू सी इन केरला। केरला में, हाँ या ना, बी ने डिस्पैच कर दिया गुड्स टू केरला, तो ये इंटरस्टेट ट्रेड हो गया। लेकिन वो सामान निकलवाएगा कैसे केरला वाला? उसके पास तो पेपर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पेपर किसके पास पहुंचेगा? कलकत्ता वाले के पास, क्योंकि ओनर तो ये है, ओनर ये है। तो सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू सी इज अफेक्टेड बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आर ट्रांसफर टू सी बिफोर गुड्स रीच केरला एंड सी टेक्स डिलीवरी देयर ऑफ। ठीक है ना। इट इज एन इंटरस्टेट ट्रेड। तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है और ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। इट इज क्लियर 100%। हटा दें। अब हम बात करेंगे, हटा रहे हैं इसको, स्टॉक ट्रांसफर। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? स्टॉक ट्रांसफर की बात करने जा रहे हैं हम। अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं इंटरस्टेट ट्रेड की, अब हम स्टॉक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, बेचने के लिए नहीं गया होगा, बेचने के लिए वहां स्टोर किया जाएगा। वहां क्या किया जाएगा? स्टोर किया जाएगा। वहां कोई मेरा अभी कस्टमर बैठा नहीं है, इंतजार कर रहा है। क्लियर? तो अगर इंटरस्टेट स्टॉक होता है तो वो सेल नहीं है, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर होता है तो वो सेल नहीं है। तो ऐसे तो हर आदमी इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर करते हुए दिखाएगा और टैक्स बचा लेगा। बोलो, कहा गया हम आपको ऐसी छूट तब देंगे जब आप हमें प्रूफ करके दिखाएंगे, और प्रूफ होगा फॉर्म एफ के थ्रू। किसके थ्रू? फॉर्म एफ भरना पड़ेगा उस मालिक को जो उस सामान को अपनी एक प्लेस से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर कर रहा है। वो डीलर, क्योंकि दूसरा बंदा तो है ही नहीं, दोनों जगह उसी की है। तो जो ट्रांसफरर है, स्टॉक को ट्रांसफर कर रहा है, जो डीलर है, वो फॉर्म एफ भर करके देगा और उसके पास मौका होगा 3 महीना। ठीक है ना। The burden of proving that the movement of these goods was occasioned not by reason of sale shall be on the dealer transferring the goods to the branch agent or principal. For this purpose he may furnish form F। दिया, वो फॉर्म F भर करके देगा to the assessing authority within 3 months from the end of the period to which such form relates। उस पीरियड से 3 महीने के अंदर जिस पीरियड से ये फॉर्म रिलेट करता है या ट्रांसफर रिलेट करता है। क्लियर है? हाँ या ना। मान लो जनवरी महीने का है, जनवरी एक पर्टिकुलर पीरियड है जब उसको रिटर्न्स या अपना पेमेंट करना होता है। जनवरी के खत्म होने के बाद 3 महीना और मिल जाएगा उसको फॉर्म एफ भर करके देने के लिए। क्लियर? चले, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल 2 लिखा है उसको मुझे बताना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 बता चुके कि अगर एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में बेचा नहीं गया है, भेजा गया है, केवल ट्रांसफर किया गया है, तो वो सेल नहीं। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने वेवर्स को, वेवर्स मतलब बुनकर्स को, जो बुनकर होते हैं, वीविंग का काम करते हैं, नहीं, बुनकर जो चादरें वगैरह बनाते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की। उसने सामान को सस्ते दाम पर दिलवाना था, वेवर्स को दिलवाना था, लेकिन सामान उतना ही सस्ते दाम पर दिलवाओ जितना जेन्युइन हो।
जितना चाहोगे उतना नहीं, जितना आपकी कैपेसिटी प्रोडक्शन प्लांट के हिसाब से। तो वेवर्स को हम लोगों ने अलॉटमेंट कार्ड्स बांट दिए। क्या बांट दिए? जैसे तुम लोग को राशन कार्ड बांटा जाता है, वैसे ही अलॉटमेंट कार्ड बांटा गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट राशन कार्ड यू कैन गेट योर मटेरियल only till the extent of the limit specified in that ration card. In the same way वो अलॉटमेंट कार्ड को ले जाएंगे वेवर्स और कंपनी के पास ले जाएंगे। देखो देखो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, सामान रिलीज करो मेरा सस्ते दाम वाला, कहेंगे ना। कंपनी ने क्या किया, जितने लोगों को ये अलॉटमेंट कार्ड्स दिया था उनको कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। कंपनी कहां थी? महाराष्ट्र में। और कंपनी की फैक्ट्री कहां थी? गुजरात में। कहां थी? कंपनी ने जितना अलॉटमेंट कार्ड कंपनी के पास आया है 10,000 टन का, कितने का? सारे अलॉटमेंट कार्ड मिला लो तो 10,000 टन हो गया। इस बेसिस पर कंपनी ने यहां से सामान ले लिया। ये इंटर स्टेट ट्रेड हो गया, क्योंकि जिनको हमें बेचना है वो पहले से ही आइडेंटिफाइड है कि हम बेचेंगे किनको हो। तो यहां से सामान निकला है, बिकने के लिए ही निकला है, ऑन द बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट कार्ड। यानी मूवमेंट हुआ है, उसके पहले ही फाइनल है कि ये हमारे आइडेंटिफाइड बायर्स हैं, इनको हमें सामान बेचना है, तभी तो सामान निकल रहा है। बोल, इसको हम इंटरस्टेट ट्रेड बोलेंगे, इसको हम स्टॉक ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। स्टॉक ट्रांसफर तो उस केस में होता है जहां बायर का अभी कोई पता नहीं है। अब क्लियर है? ये आपका सेकंड एग्जांपल था। अब तैयार रहेगा, भूलेगा तो नहीं, पक्का। अब जो हम बोलने जा रहे हैं दैट इज सेल आउटसाइड द स्टेट। सेल आउटसाइड द स्टेट। हमें अब एक सेक्शन देखना है, सेक्शन 4 सेल्स आउटसाइड द स्टेट। क्या देखना है? अच्छा, जब हम सेल की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह के सामान होंगे। कितने तरह के? टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला कहलाएगा फ्यूचर गुड्स, दूसरा कहलाएगा अनएसर्टेन्ड गुड्स, थर्ड होगा एज सर्टेन या सर्टेन गुड्स, और लास्ट होगा स्पेसिफाइड गुड्स। पहले मैं एक एग्जांपल देकर इन चारों का अंतर बता दूं, उसके बाद हम ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? फ्यूचर गुड्स। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मुझे मार्कर चाहिए। क्या मैंने बोला? व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए। तो दुकानदार ने कहा मेरे पास अभी है नहीं, 1 हफ्ता वेट कर लो। इसको हम कहते हैं फ्यूचर गुड्स। 1 हफ्ता वेट कर लो, आएगा, पक्की बात है। उसके पास 1 हफ्ते तक के अंदर आ गया सामान, उसके पास 1 हफ्ते के अंदर सामान पहुंच गया। जो अब तक फ्यूचर गुड्स था वो अब अनएसर्टेन गुड्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सामान तो रखा हुआ है उसके पास, लेकिन उसमें से मैं कितना लूंगा और कौन सा लूंगा गॉड नोज। उसमें से मैं कितना लूंगा और कौन सा लूंगा गॉड नोज। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मार्कर आ गया? उसने कहा हाँ आ गया। कहा देखो रखा हुआ है। अब उसमें
ब्लू भी था, ब्लैक भी था, ग्रीन भी था, रेड भी था। व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट चलाओगे, चौक से नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। ये सामान इसलिए अनएज सर्टेन था क्योंकि अब फ्यूचर गुड्स नहीं है, अब सामान आ गया, अब हमें सिलेक्शन इन 4 में से करना है, दैट इज नोन एन अनएज सर्टेन गुड्स। क्लियर है। मैंने कहा मुझे तो लाल पसंद है, अब उसके पास ब्लू के 500 सेट आए थे, ब्लैक के 500, ग्रीन के 500 और रेड के 500। जैसे ही मैंने उसको कहा मुझे रेड चाहिए, वो अब अनएज सर्टेन नहीं रहा, अब वो एज सर्टेन गुड्स हो गया, क्योंकि ये तीनों किनारे हो गए। वो जो डायलेमा की कंडीशन थी, कौन सा लूंगा, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, उसमें से मैंने एक सिलेक्शन कर लिया। और अगर मैं कहता हूं मुझे 100 केवल पेन चाहिए, कितनी चाहिए, तो वो हो गया स्पेसिफाइड गुड्स। इज इट क्लियर? सिस्टम समझ में आया? अगर मैं दुकानदार के पास जाऊं, मैं बोलूं मुझे पेन चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए, तो कहता है मेरे पास है नहीं, आएगा। उसके पास आ गया, लॉट आकर बैठा हुआ है, ये नहीं मालूम कौन सा, तो कौन सा गुड्स है, अनएज सर्टेन। मैंने कहा रेड चाहिए, तो कौन सा हो गया, एज सर्टेन। उस रेड में से अपनी क्वांटिटी में जितनी निकालूंगा वो स्पेसिफाइड गुड्स होगा। इज इट क्लियर? अब मैं पढ़ूं कहानी। सेल आउटसाइड द स्टेट, ये बताने के बजाय कि सेल आउटसाइड द स्टेट है, अगर मैं ये बता दूं कि सेल इनसाइड द स्टेट है, ज्यादा बेटर है। दो चीजें हो गई, ये बोलना कि सेल आउटसाइड द स्टेट है, ये बोलो ना सेल इनसाइड द स्टेट है। और अगर कोई सेल इनसाइड द स्टेट होती है, अगर कोई सेल इनसाइड द स्टेट होती है, then the such sell or purchase shall be deemed to have taken place outside all the other state. लास्ट टाइम मैंने कुछ इस पर बताया था। ये दिल्ली, अगर कोई सेल दिल्ली के अंदर हुई है, इनसाइड द स्टेट, तो इसका मतलब ये बाकी स्टेट के बाहर है, बाकी स्टेट में नहीं आती। सेल इनसाइड द स्टेट मींस द सेल आउटसाइड फ्रॉम ऑल द अदर स्टेट। तुम बाकी स्टेट में नहीं जाते, तुम इस स्टेट में हो। इज इट क्लियर? ऑल द अदर स्टेट एक्सेप्ट दिल्ली। अब क्लियर हुआ? अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। स्टेट्स आर, छोड़ दो उसको। द प्रिंसिपल्स व्हेन अ सेल इज डीम्ड टू टेक्स प्लेस इनसाइड अ स्टेट, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा आउटसाइड द स्टेट। हमें ये पता चल जाए इनसाइड द स्टेट, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा आउटसाइड द स्टेट। And when it is deemed to take place outside state have been formulated under section 4 of the CST, and it is as follows. section 4 में पढ़ रहा हूं, subject to the provision in section 3 interstate trade and transfer through document of title था ना, वो section 3 था। Subject to the provision contained in section 3, when a sale or purchase of goods is determined in accordance with 2 to takes place inside a state, such sale or purchase shall be deemed to have been taken place outside all the other states. ये डिफाइन अगर हो जाए कि ये इनसाइड द स्टेट है, तो इसका मतलब ये बाकी सारे स्टेट के बाहर की सेल है, क्योंकि ये इस स्टेट के अंदर की सेल हुई। अगर ये सेल इस स्टेट के अंदर की है, तो इसका मतलब ये सारे स्टेट के बाहर की सेल है, अदर स्टेट्स। A sale or purchase of goods shall be deemed to take place inside the state if goods are within the state. मैं फिर बोलूं,
सेल और परचेज ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू टेक्स प्लेस इन साइड स्टेट। ये मान लिया जाए कि ये सेल इस स्टेट के अंदर हुई है, ये सेल इस स्टेट के अंदर हुई मानी जाएगी, ये सेल दिल्ली के अंदर हुई मानी जाएगी। इफ गुड्स आर विद इन द स्टेट, इफ गुड्स आर विद इन द स्टेट, अगर वो सामान उस स्टेट के अंदर है। कौन सा सामान, कौन सा सामान उस स्टेट के अंदर है, तो मान लेंगे कि ये सेल इनसाइड द स्टेट है, इस स्टेट के अंदर की सेल है। कब मानेंगे, ढंग से सुनना। इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड और एसर्टेन्ड गुड्स, इनके केस में, इन दोनों के केस में, एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सर आज तक हम लोग ये जानते थे, आप बार बार मत बताइए। आज तक हम लोग परचेज और सेल की बात करते थे, हमको ये सामान चाहिए, तो वो एसर्टेन्ड गुड्स था, स्पेसिफाइड गुड्स था, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पर हमने शुरुआत ही वहीं से की थी। सेक्शन 3 का बेसिक पॉइंट ही था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए और सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट होना चाहिए। ओनरशिप कहाँ होगी, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो स्पेसिफाइड और एसर्टेन्ड गुड्स की बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन अगर वो अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स हो, तो इन केस ऑफ अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स एट द टाइम ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स बाय द सेलर और बाय द बायर वेदर एसेंट ऑफ द अदर पार्टीज प्रायर टू सब्सिक्वेंट ऑफ सच एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब ये है कि अनएसर्टेन्ड गुड्स और फ्यूचर गुड्स की सेल तब मानी जाएगी किसी इनसाइड स्टेट जब वो सामान अवेलेबल हो जाए एप्रोप्रिएशन के लिए। इफ द गुड्स आर नॉट अवेलेबल, सामान है अवेलेबल, तब तो उसकी सेल मान लो। अगर वो फ्यूचर गुड्स है, एज अ फ्यूचर गुड्स इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेल। हाँ, अगर वो सामान एप्रोप्रिएशन में आ जाए, एप्रोप्रिएशन मतलब हमें इतना सामान इस स्टेट को अब देना है, ये सामान मेरे पास है, ये सामान अब मुझे इस स्टेट को देना है, ये सामान निकाल करके मुझे इस स्टेट को देना है। अर्लियर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड दैट वाज ऑफ फ्यूचर गुड्स, कि मुझे ये सामान बेच देना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन वो सामान है ही नहीं। लेकिन जब वो सामान आएगा तब वो हमारा माना जाएगा सेल इनसाइड स्टेट। इज इट क्लियर? यानी जब तक उस सामान को आप एप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको सेल भी नहीं मान पाएंगे। जब तक आप उस सामान को एप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे तब तक आप उसको सेल भी नहीं माने पाएंगे। यानी अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स के केस में हम सेल तब मानेंगे जब सामान एप्रोप्रिएट करने लायक हो जाए। फिर से मैं पढ़ता हूं, इन केस ऑफ अनएसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स एट द टाइम ऑफ देयर एप्रोप्रिएशन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इज इट क्लियर? अब तक तो सामान था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल का, लेकिन सामान नहीं था। लेकिन अब सामान आने पर जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर हम डालेंगे कि हाँ अब ये सामान हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, ले जाओ, तो कहा जाएगा कि वेदर एसेट ऑफ द अदर पार्टीज प्रायर टू द सब्सिक्वेंट टू सच, हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। कोई दिक्कत है? तो सेल आउटसाइड स्टेट का मतलब हमें यह समझना है सेल इनसाइड अ स्टेट। अगर कोई सेल इनसाइड अ स्टेट हो जाता है तो इट मींस दैट सेल टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑल द अदर स्टेट्स। बात वही है। व्हेन इज अ सेल और परचेज डीम्ड टू टेक्स प्लेस आउटसाइड स्टेट? कब कोई सेल और परचेज माना जाएगा आउटसाइड स्टेट? ये तुम लोग अब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल दिया है, मैं केवल वो एग्जाम्पल यहाँ पर नोट कर देता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आउटसाइड स्टेट क्या होता है। एग्जाम्पल देख चुके हैं फिलहाल। ये मेनन है और ये हरियाणा का है, कहाँ का है? और ये भास्कर है और ये महाराष्ट्र का है, ये शेखर है, ये हरियाणा का है, तो ये दोनों हरियाणा का। पॉइंट नंबर 1 लिखा है, मेनन सेल टू भास्कर अ कार। मेनन ने भास्कर को कार बेची, विच वॉज लाइंग एट रेवाड़ी, यानी हरियाणा में थी,
एक कार जो हरियाणा में पड़ी हुई है उसको बेचा मेनन ने किसको, और भास्कर कहाँ का है? तो सर ये तो इंटरस्टेट ट्रेड हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा, द कार वॉज आइडेंटिफाइड बाय द बायर। हाँ, कार देख चुका है भास्कर, ऐसे नहीं कार गई अच्छा पसंद नहीं है ठीक है भेजो तो हम दूसरी भेजते हैं ना। समझे मेरी बात? कार वॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द भास्कर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एप्रोप्रिएट करने की जरूरत नहीं बिकॉज द गुड इज एसर्टेड एंड स्पेसिफाइड। अच्छा, भास्कर डायरेक्ट मेनन टू डिलीवर द कार टू शेखर ऑफ सोनीपत। भास्कर ने कहा ये कार हमें देना, लेकिन जब डिलीवरी की बात आई तो भास्कर ने इसको कहा कि ये कार शेखर को दे देना। किसको दे देना? मेनन ने डिलीवर कर दी कार किसको? शेखर को। द सेल ऑफ कार बाय मेनन टू भास्कर इज, मेनन टू भास्कर, अगर कोई कार गई है तो अब ये बताओ ये इनसाइड द स्टेट ऑफ हरियाणा है या दिस इज द आउटसाइड द स्टेट ऑफ हरियाणा है? ये इनसाइड द स्टेट है, हाँ या ना? ये सेल आउटसाइड गई ही नहीं ना, मूवमेंट उसी स्टेट से उसी स्टेट में रहा, तो ये इनसाइड द स्टेट सेल है। इंट्रा स्टेट, ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता कि ओनरशिप किस स्टेट की है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग बार बार वहीं जा रहे हो। द सेल ऑफ कार बाय मेनन टू भास्कर इज इनसाइड द स्टेट हरियाणा, दिस सेल वुड बी आउटसाइड ऑल द अदर स्टेट। तो आप बोल सकते हो इसका बाकी किसी स्टेट से कोई लेना देना, दिस इज इनसाइड द स्टेट ऑफ हरियाणा and this sale is outside from all the other state, यानी this sale doesn't takes place in UP, this sale doesn't takes place in महाराष्ट्र, this sale doesn't takes place in गुजरात, बोल सकते हो ना। तो ये बाकी सारे स्टेट्स के परे है, तो ये कहाँ भर है? हरियाणा में है। हरियाणा को छोड़ करके ये सारे स्टेट के आउटसाइड है, तो इसका मतलब ये हरियाणा की है, बोल सकते हो इनसाइड द स्टेट या आउटसाइड फ्रॉम ऑल द अदर स्टेट्स। क्लियर? पक्की बात है? अच्छा, क्यों लगेगा सीएसटी? जब इनसाइड द स्टेट हो गई और उसी स्टेट में तो सीएसटी क्यों लगेगा? सेल ऑफ अनएसर्टेन्ड गुड्स, अगर अनएसर्टेन्ड या फ्यूचर गुड्स हो तो हम क्या करेंगे? अगर ये दो केस हो तो हम क्या करेंगे? हटाएं इसको, बोले। यूज कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, ये तो परमानेंट ना हो तो फिर क्या होगा? जैसे टेम्परेरी 1-2 दिन की भी है, 1 महीने की। तुम पेन खरीदते हो मार्केट से, दुकानदार पूछता है क्या यूज करोगे या फेंकोगे? तुमने पेन खरीदी मार्केट से, दुकानदार पूछता है क्या यूज किया कि नहीं? रास्ते में इधर आ इधर आ, क्या हुआ भाई साहब 10 दिन पहले से लिया था तुमने माल, यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? इससे क्या लेना देना भाई तुम्हारा? इधर देखो, हो गई बात। स्टोरी एज्यूम ना करो बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है सामान तुम खरीद रहे हो चिढ़ के मारे, ये भी तो हो सकता है सामान खरीदने के बाद तुम जला दो गुस्से में आकर। अब ये सब कहानियां ना, स्टोरी ना बनाओ, काम की बात करते हैं। सेल परचेज हुआ, दैट इज एनफ टू अस, हम केवल उतना जानना चाह रहे हैं, किसी का इंटेंशन क्या है इंटेंशन क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। चलें, चलो, दोनों कर्नाटका के हैं, चंदर और मदन। मदन कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज फ्रॉम चंदर 25 लॉट खरीदना है टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट चंदर्स फैक्ट्री इन बेंगलुरु, यानी कर्नाटका में सामान बनना है और वो मदन को बेचना है। मदन ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया 25 लॉट। चंदर मैन्युफैक्चर द लॉट एंड सेपरेट देम आउट एंड एप्रोप्रिएट। अब मदन ने वो सामान खरीदा जो चंदर बनाएगा, जो चंदर बनाएगा, और उसका उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट है, सर मुझे अगले सीजन में पढ़ना है, मैंने कहा एडमिशन करा लो, तो उसने तुरंत एडमिशन करा लिया। अभी वो बैच बना नहीं, लेकिन वो उसने एडमिशन करा लिया। ये फ्यूचर गुड्स है, अब फ्यूचर में तय होगा, अभी बना नहीं है, ये फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर में जब डेट आई, मैंने कहा कौन सा बैच, क्योंकि मेरे पास 4 बैच हैं, किस में आना चाहते हो? ये अनएसर्टेन गुड्स है। अब क्लियर हुआ?
तो उस समय जब ऐसा एप्रोप्रिएशन होगा कि ये अब मेरे पास सामान है, कौन सा चाहिए, एप्रोप्रिएशन के समय की बात कर रहे हैं। चंदर मैन्युफैक्चर द लॉट्स, चंदर ने सामान बना दिया, एंड सेपरेट देम आउट, और उनको अलग कर लिया कि मुझे ये मदान को देना है, एंड अप्रोप्रिएट देम टू द कॉन्ट्रैक्ट इन बेंगलुरु, और कहा कि ये सामान अब मदन के पास जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, सामान अब तय हो गया, तो हो गया हमारा इंटर स्टेट ट्रेड। क्लियर हुआ? यानी फ्यूचर गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स के केस में एप्रोप्रिएशन होना चाहिए सामान का, दैट इज इंपॉर्टेंट। In this case, the sale would be within the state of Karnataka, since at the time of appropriation the goods were in the state, in that state. कहाँ पे था? कर्नाटका पे सामान था। एप्रोप्रिएशन के समय सामान कहाँ पे था? कर्नाटका। हाँ, हम केवल बता रहे हैं यहाँ पर कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स सिचुएटेड एट मोर देन वन प्लेस, छोड़ दो इसको, आगे चलो। सेल इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट की बात की थी, याद होगा तुम लोगों को, ऑब्जेक्ट्स ऑफ CST, तो उसमें मैंने कहा था फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल डिटरमाइन एज टू वेदर अ सेल वेदर अ सेल और परचेज इज इंटर स्टेट ट्रेड, आउटसाइड स्टेट, एंड सेल्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। याद आया? ये अब हम तीसरे केस पर आ गए। किस केस पर आ गए? इंटर स्टेट ट्रेड देखा था आते ही आज, सेक्शन 3 डायरेक्ट और ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दूसरा हम लोगों ने देखा आउटसाइड स्टेट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था फॉर्मुलेट करना प्रिंसिपल का, CST का। तीसरा अब हम देखने जा रहे हैं इन सेल्स इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास केवल और केवल एक ही चीज़ रहेगी, प्रोसीजर्स क्या है, क्या सिस्टम है, रिटर्न्स कब होता है, असेसमेंट कैसे होता है, या इस तरह की चीज़ें कैसे होती हैं। इन 3 चीज़ों को डिफाइन करने के बाद हमारे पास अब कुछ टफ टॉपिक नहीं रहेगा। सेल्स इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट क्या होता है, सेल्स इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर हमें इंपोर्ट पता चल जाए तो एक्सपोर्ट पता चल जाएगा, एक्सपोर्ट पता चल जाए तो इंपोर्ट पता चल जाएगा। मैं केवल तुम लोग को आज हिंट दूंगा, इसके बाद तुम लोग की एक क्लास और चलेगी। उम्मीद है एक क्लास में ये चैप्टर क्या होगा, ओवर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसके बाद इस चैप्टर में। सेल इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, पहला है सेल्स इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट, सेक्शन 5। पहला हम लोगों ने सेक्शन 3 देखा, इंटर स्टेट ट्रेड को फॉर्मुलेट किया था। सेक्शन 4 देखा था, आउटसाइड स्टेट को फॉर्मुलेट किया। सेक्शन 5 देखने जा रहे हैं हम लोग, सेल्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अ सेल और परचेज, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हिंदुस्तान छोड़ देगा, सामान अब हिंदुस्तान के बाहर जाएगा, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, यानी ऐसा सेल जहां पर अब हिंदुस्तान का रूल और रेगुलेशन नहीं चलता, वहां कंज्यूम होगा। तो आखिर अगर वहां कंज्यूम होगा तो वहां CST नहीं लगना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर CST नहीं लगना चाहिए। CST तो वहां लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनसाइड द इंडिया, इंडिया के अंदर ही सामान खरीदा और बेचा जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। लेकिन ये सामान इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में न होकर इंडिया के एक स्टेट से आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो अ सेल और परचेज ऑफ गुड्स शैल बी डीम्ड टू टेक्स प्लेस इन कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली इफ सेल और परचेज ओकेजन्स सच एक्सपोर्ट। ऐसा सेल और परचेज हुआ है, ऐसा सेल हुआ है, ऐसा एक्सपोर्ट हुआ है ड्यू टू ओकेजन्स ऑफ एक्सपोर्ट। ओकेजन यानी एक्सपोर्ट के कारण सेल हुई है। ऐसा ट्रांसफर किसके कारण हुआ है, एक्सपोर्ट के कारण हुआ है, एक्सपोर्ट करने के रिजल्ट पे हुआ है। सेल और परचेज इज इफेक्टेड बाय ए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। फिर वही बात, सामान हमने कहाँ किया वो बाद का मैटर है, आउटसाइड द इंडिया ड्यू टू ओकेजन ऑफ एक्सपोर्ट हुआ। ओकेजन ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब होता है द बायर इज फाइनलाइज्ड, जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो फाइनल, पक्की बात है। दूसरा, हम सामान आउटसाइड इंडिया अपनी ब्रांच को भेज रहे हैं, क्या ये एक्सपोर्ट हो गया? नहीं सर, ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये स्टॉक ट्रांसफर है।
अगर हम स्टॉक को अपने यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं अमेरिका, तो ये स्टॉक ट्रांसफर है, हाँ या ना। कंज्यूम कहां होगा कोई नहीं जानता अभी, कंज्यूम कहां होगा कोई नहीं जानता अभी, लेकिन सामान यहां से अमेरिका जा रहा था मेरी ऑफिस में, लेकिन किसी ने ऑर्डर दिया भाई साहब हमको सामान बेच दो ना, तो मैंने कहा ठीक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ले लेना, तुम निकलवा लेना सामान अपना। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू भी एक्सपोर्ट हो सकता है। जिस तरह इंटर स्टेट ट्रेड डायरेक्ट हो सकता है, उस तरह एक्सपोर्ट भी डायरेक्ट हो सकता है। जिस तरह इंटर स्टेट ट्रेड ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है, उसी तरह एक्सपोर्ट भी हमारा ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो सकता है। बात तो वही है, केवल अंतर ये अब तक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में था, अब इंडिया के एक स्टेट से आउटसाइड इंडिया हो गया, बस फर्क इतना है। अदरवाइज कैरेक्टर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, नेचर में, सोचने समझने में काम तो वही है। तीसरा, द फाइनल रिजल्ट ऑफ ट्रांसशिपमेंट इट इज पेनल्टीमेट सेल्स, इट इज पेनल्टीमेट सेल्स। सर ये पेनल्टीमेट सेल्स यानी अगर 3 केसेस हों तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा, अगर ये 3 केसेस हों तो एक्सपोर्ट कहलाएगा। पहला, ओकेजन्स टू एक्सपोर्ट, यानी पहले से ही फाइनल है कि सेल हो गया, आउटसाइड इंडिया सेल हो गया। दूसरा, ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सेल हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। तीसरा, इट इज अ पेनल्टीमेट सेल्स, अगर ये पेनल्टीमेट सेल्स है तो एक्सपोर्ट हो गया। सर पेनल्टीमेट सेल्स क्या होती है? मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, ढंग से सुनना। पेनल्टीमेट सेल्स का मतलब होता है बोलूं, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है और ये मिस्टर जेड है अमेरिका। ये एक्सपोर्ट करता है, क्या करता है? ये सामान खरीद करके एक्सपोर्ट करता है। खरीदा किससे होगा? इससे, इसने सामान खरीदा और फिर एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट है। और ये पेनल्टीमेट सेल्स है। आई दादा, लेकिन ये पेनल्टीमेट सेल्स तब होगी जब सामान यहां से यहां जा रहा था तो इसके और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और इसको मालूम था कि हम जो सामान इसको भेज रहे हैं वो इसके पास जाएगा, तब ये सेल पेनल्टीमेट सेल्स होगी। अदरवाइज जब ये सामान इसको बेचता है तो नॉर्मल बेचता है। क्या मतलब है पेनल्टीमेट सेल का? ये तो मेरे लिए नॉर्मल सेल है, क्या करेगा ये मालूम नहीं। सामान बेचने के बाद इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो दिस इज नॉट योर पेनल्टीमेट सेल्स। भले ही ये यूज टू हो सामान को एक्सपोर्ट करने का, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि जो ये सामान इससे खरीदेगा वो सामान ये इसके पास बेचेगा और इसको ये चीज मालूम है, तो वो पेनल्टीमेट सेल्स कहलाएगी। सोचो, ऐसी सेल को भी हम लोगों ने क्या माना है? ओ, यानी इस पर भी अब CST और वैट नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, तो पहला और दूसरा ट्रांसफर ड्यू टू थ्रू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तुम लोग जानते हो, डायरेक्ट ट्रांसफर जानते हो, और तीसरा पेनल्टीमेट सेल्स। मैं केवल आज पढ़ देता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताएंगे। पेनल्टीमेट सेल्स सुन लो। देयर मस्ट बी अ प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और ऑर्डर इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट। इन दोनों के बीच में एक ऑलरेडी ऑर्डर हो, एग्रीमेंट हो कि सामान हम आपके पास भेजेंगे, हाँ या ना। पेनल्टीमेट सेल्स मस्ट बी आफ्टर द एग्रीमेंट, और ये सेल्स इस एग्रीमेंट के बनने के बाद हुई हो। अच्छा, हाँ या ना। सेम गुड्स विच आर सोल्ड इन पेनल्टीमेट सेल्स मस्ट बी एक्सपोर्टेड दो मे नॉट बी इन द सेम फॉर्म। और जो सामान इससे खरीदा गया है वही बेचा जाएगा।
जरूरी नहीं कि वही फॉर्म में बेचा जाएगा, वही सामान बेचा जाएगा, हो सकता है पैकिंग रीपैकिंग करके थोड़ा जोड़ और थोड़ा घटा करके, मे नॉट बी नेसेसरी एट ऑल दैट इट मस्ट बी इन द सेम फॉर्म। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो फिलहाल आज की क्लास इतनी ही रहेगी, लेकिन हाँ आप लोग जब ये सेक्शन 5 तक हल्का फुल्का पढ़ के आएंगे तो आपके लिए फिर नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी CST की। नियर अबाउट 1 और 1.5 आवर इट विल टेक, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ऑल दोज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इन दैट 1.5 आवर। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।